आज मैं फरवरी माह के करंट अफेयर लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली अभी उत्तराखंड बजट और जो चीज़ें हुई हैं वो आपको मिलेंगी इसमें। आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं क्योंकि मैं इसमें नोट्स के साथ साथ ही बीच में कुछ और आपको चीज़ें बताऊँगा। और आप लोगों के लिए जो वीडियो है ये आगामी जो उत्तराखंड के यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के जो एग्ज़ाम हैं इनमें बहुत बेनिफिशियल होगा। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगी, बस मेरा भी प्रयास है कि मैं अपने तरीके से एक आपके सामने पेश कर सकूँ। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले है उत्तराखंड का बजट 2025-26 जो है इसका आकार 1,01,175.33 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसमें एक सप्तऋषि बिंदु का आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है सप्तऋषि बिंदु में से कौन सा बिंदु नहीं है। तो उस सप्तऋषि बिंदु को हम देख सकते हैं कि जो मेनली कृषि, उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष, ये 7 पॉइंट जो है सप्तऋषि के नाम से इसको दिया गया है। जैसे सप्तऋषि थे उससे ज़्यादा 7 पॉइंट्स हैं। बुनियादी ढांचा को आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे काम कर रही है गवर्नमेंट, वो सब चीज़ें। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। अब कुछ राजस्व एवं प्राप्तियां अवलोकन कर लेते हैं। कुल अनुमानित प्राप्तियां जो हैं वो 1,01,034.75 करोड़ है। इसी का आपको समर्जन करके दिखाएगा इसके अंदर, जो अगर आप देखोगे ये राजस्व और पूंजीगत जो है इसी के अंदर से निकली हुई है। इन दोनों को जोड़ के आपका कुल प्राप्तियां आएंगी। तो राजस्व प्राप्ति देखिए आप सबसे ज़्यादा है और पूंजीगत प्राप्ति कम है, तो आप इन दो को भी याद रखते हो ताकि तीसरा आप खुद ही निकाल लो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर राजस्व का योगदान, ये मैंने पिछली बार यूपीपीएससी के एग्जाम में देखा था, उसमें कर राजस्व का पूछा था। तो कर राजस्व का योगदान के लिए तब मैंने इसे बोल्ड कर दिया है, जो कि आपका कर राजस्व का योगदान जो है 39,917.74 करोड़ है और गैर कर राजस्व जो है 22,622.80 करोड़ रुपये है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ज्ञान, पिछली बार भी आपने देखा होगा जो हमारा बजट था वो ज्ञान मॉडल पर आधारित था। इस बार भी ज्ञान मॉडल है। तो ज्ञान के 4 पॉइंट है, GYAN। जी से गरीब है, गरीब मीन्स पुअर। वाई से युवा, यूथ कह सकते हैं आप। ए से अन्नदाता, फार्मर्स। और एन से नारी। तो ज्ञान आपका ज्ञान मॉडल है। देखो क्वेश्चन आपका कन्फ्यूज कर सकता है, आपको ज्ञान दे देगा, सप्तऋषि बिंदु दे देगा, तो आपको ध्यान देना कि ज्ञान मॉडल है। ठीक है, मॉडल जो है ज्ञान पर आधारित है। आगे देखते हैं जो मेन जो पैसा दिया गया है कहाँ दिया गया। तो उद्योग और स्टार्टअप में आपके 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसको इस तरह याद करो। सबसे पहले आप मेगा परियोजना को याद कर लीजिए। मेगा का नाम जैसे बहुत बड़ी स्कीम के लिए मेगा या हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो मेगा परियोजना वर्ड भी है। देखो मेगा में कन्फ्यूज करोगे आप, मेगा उद्योग भी है, मेगा परियोजना भी है। तो परियोजना जो है बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, तो 500 करोड़ लगभग की आपकी परियोजना में आ जाएगा। फिर आप देखिए एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा उद्योग नीति में आपका 35 करोड़ है, स्टार्टअप प्रोत्साहन को आप 30 करोड़ रुपये दिया गया है। जल संसाधन और सिंचाई, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जमरानी बांध, सौंग बांध, लखवाड़ परियोजना, इसके लिए धन आवंटित किया गया है। इसमें आप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और देख सकते हो कि जमरानी बांध किस नदी पर है, सौंग किस नदी पर है, लखवाड़ किस परियोजना किन किन नदियों पर बनी हुई है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, नहीं तो मैं इनका ये कमेंट में आंसर दे दूंगा। पहले मैं आप लोगों के आंसर देखूंगा, उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आगे कुछ उसको करने के लिए तो मैं इसमें कैरी ऑन रहूँगा। और देखिए राज्यों के लिए विशेष पूंजी सहायता के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। JJM महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन मिशन। इसका लगातार एक नया क्वेश्चन तो आता ही है, कभी इसके थीम पे आ जाता है, कभी इसके शहरों में कितना LPCD पानी है उस पर आ जाता है, कभी ग्रामीण एरिया में आ जाता है। और अभी तो कुछ महीने पहले का डाटा एक था कि पौड़ी गढ़वाल सबसे पहला जिला था जिसने सबसे पहले अपना टारगेट अचीव किया है कनेक्शन देने का। FHTC कनेक्शन कहा जाता है इसको। FHTC का मतलब होता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ये वर्ड याद रख लेना, FHTC। ठीक है, घरेलू कार्यशील टैप कनेक्शन, आप देख लीजिए क्या है, जल संयोजन। ठीक है, शहरी जलापूर्ति सुधार में 100 करोड़ रुपये हैं। सड़क परिवहन बुनियादी ढांचे में देखो 220 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी, 1000 किलोमीटर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि UKSSC वाले एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। UKPSC में तो इतना डिटेल नहीं पूछता है, लेकिन UKSSC में जरूर कीजिए, कॉलम में मिलान में आपको दे देगा। ये इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा पहल, जितने आपके रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसके लिए आपको हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ रुपये इसमें जारी किए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। 37 नए पुल बनाए जाएंगे। हाँ, PMJSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको आप देखिए, PMJSY योजना है, मैंने आप लोगों के लिए नोट डाला है कि 2000 में ये आई थी, केंद्र सरकार ने दिया था। शुरुआत में जो है इसका 100% जो है केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन 2015-16 के बाद ये 60:40 हो गया। तो 60 आपका सेंटर
40 आपका स्टेट। तो इसमें जो है 1065 करोड़ रुपये दिया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग में 36.88। ऐसे सोचना ना कि यार हमारे यहाँ जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये तो बहुत कम उड़ते हैं, आप 36.88 ही हैं, तो ऐसे आपसे याद करना। एग्जैक्ट तो याद करने का कोई ट्रिक ऐसी है नहीं, एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए टिहरी झील विकास से संबंधित 100 करोड़ रुपये। मानसखंड योजना, मानसखंड योजना आप लोग कमेंट कीजिए क्या है, हल्का मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो हमारे मंदिर हैं कुआओं में बेसिकली उनको जोड़ने की एक योजना है। वाइब्रेंट विलेज योजना, वाइब्रेंट विलेज क्या है कमेंट कीजिएगा आप। और नए जो पर्यटन स्थल हैं उनको बनाने 10 करोड़ रुपये दिए हैं। चार धाम सड़क नेटवर्क का सुधार 10 करोड़ रुपया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंपा पे बहुत अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ ये आई है कि कैंपा में काफ़ी घोटाला हुआ है, ठीक है नहीं, तो उसके बारे में भी हम इसमें जिक्र करेंगे थोड़ा सा, इसलिए कैंपा बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली कैंपा क्या था, कैंपा ये देखिए कि आप पहले क्या था ना कि वनों का अंधाधुंध कटान से बचाने के लिए हम लोग नियम लेके आए अपना, कौन सा नियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 लेके आए। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि वनों का अत्यधिक दोहन फिर भी होता जा रहा है, क्योंकि अब हमें विकास कार्य भी करवाने थे। तो एक ये पहल आई गई कि विकास कार्यों के साथ जहाँ पर आप पेड़ काट के आप जंगल को कम करो, आप या तो उसी के दूसरे स्थान पर आप पौधारोपण करो, या पौधारोपण नहीं करते तो उस ज़मीन के बराबर जितना हिस्सा आपने यूज किया है उसके हिस्से में आप ज़मीन मतलब वापस आप अर्थ को कुछ दो, जंगल को कुछ दो। तो उसके लिए कैंपा परियोजना है। कैंपा का पूरा नाम ऐसे हिंदी में है प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ठीक है। तो इसका है 395 करोड़ रुपये इसमें दिया गया है। और अभी जो इसका मुद्दा ये था कि इन्होंने कुछ अपने कैग की रिपोर्ट में आया था कि कुछ मोबाइल फ़ोन कुछ खरीदे थे और उस चक्कर में कुछ नियम के विरुद्ध कुछ ऐसा बताया था कैग की रिपोर्ट में। और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, या कुछ नारसन और कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कटीले झाड़ियाँ लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन खर्च किया गया था, जो कि वैलिड नहीं माना कैग ने। तो इसमें भी शासन को ये अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कैंपा अधिनियम, फिर इसके धन को दुरुपयोग बनाने के लिए कैंपा अधिनियम आया 2015 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, मैं लिख देता हूँ इसमें। कैंपा अधिनियम के लिए आपका 2015 में अधिनियम आया, कैंपा एक्ट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन समन, मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, हटाने के लिए 60 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। सारा, देखिए आप कुछ टाइम पहले आपने वैकेंसी भी देखी होंगी सारा की, जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली मॉडल के रूप में, उनमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की एक पोस्ट निकली थी, जिसका मैंने एक आपको वीडियो बनाया था। तो उसी स्प्रिंग एवं रिवर इरिगेशन अथॉरिटी पे 125 करोड़ रुपये है। बेसिकली ये ऐसा है कि जब जेजेएम आया था तो जेजेएम के तहत सभी लोगों को पानी के कनेक्शन दिए गए, लेकिन आप लोगों के गांव में भी समस्या होगी, मेरे गांव में भी समस्या थी, बहुत लोगों के गांव में समस्या थी कि पानी के स्रोत, जो जल स्रोत है, उनको तो आपने रिचार्ज किया नहीं है, क्योंकि पानी उतना ही है। और लेकिन आप उससे ही योजना बना के अन्य गाँव में भी या तुम्हारे गाँव में भी उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या हर घर में जहाँ पानी दे रहे हो। तो थोड़ा ये जेजेएम के मुझे लगता है बैकड्रॉप था कि पहले सोर्स पहले काम होना चाहिए था, कोई नहीं, बट अभी दे रहा है, दुरुस्त आए। तो सारा जो है बेटा स्प्रिंग और रिवर इरिगेशन अथॉरिटी इसी पे क्या है काम कर रही है। सार्वजनिक वनोरोपण और परियोजना पे 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सारा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, केंद्र प्रायोजित योजना थी, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के भी कुछ जो हमारे एरिया हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो देशों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, उनको उस गाँव को विकसित करने के लिए था, क्योंकि यहाँ पलायन काफ़ी बढ़ गया है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि जो हमारा जहाँ चीन से व्यापार होता था, पहुटिया समाज द्वारा, जो हमारे पूर्व तिब्बती समाज द्वारा तिब्बत से व्यापार होता था, उस जगह में हमारे चीन की काफ़ी सेना बीच में काफ़ी आगे बढ़ गई थी, नीलोंग घाटी या इस तरह। तो वहाँ डेवलपमेंट कराने के लिए, पलायन रोकने के लिए वहाँ पर नई नई योजनाएं लागू की जाएंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जीवन ग्राम परियोजना कहाँ कहाँ लागू है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करती है। लगभग इसमें 2963 गांव शामिल किए जाएंगे। फर्स्ट फेज में 663 गाँव कवर किए जाएंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके मेंस के लायक भी है, लोअर पीसीएस और मेंस पीसीएस में आपके काम आ सकते हैं। और जिला प्रशासन द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा वहाँ ग्राम पंचायत के साथ में राज्य सरकार नहीं बनाएगी, जो लोकल वहाँ के जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें काम करेगा। और एक चौथी इंपॉर्टेंट और देखिए, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ कोई सामंजस्य नहीं होगा। अब आप लोगों ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को भी देख लेना है, क्योंकि ये भी सीमा क्षेत्र के विकास के लिए ही कार्यक्रम है, लेकिन उसके साथ कोई इसका लिंकेज नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं बजट में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 1811.66 करोड़ रुपया है।
विभिन्न कल्याणकारी सब्सिडी जो है, हाँ सब्सिडी को देखिए आप, देखो जैसे आप सोलर पैनल लगाते हो तो आजकल मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना भी है, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना है। तो हम जो अपने राज्य की सरकार जो योजना दे रही है इसमें सब्सिडी देती है आप लोगों को। जैसे आपने देखा होगा कि अभी घर जो आप ट्रैक्टर खरीदते हैं छोटे, उन पर भी सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो वो सब सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपये रखा गया है। बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा योजना अगला 600 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण में 207 और PMAY अर्बन में 54.12। देखिए अर्बन शहरों में आपके कम दिए गए हैं क्योंकि शहरों में ही माना जाता है कि ग्रामीण जो EWS कैटेगरी के लोग हैं वो कम हैं, ऐसा माना, एक अजम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे। सरकार की एक अपने सर्वे है, उसके आधार पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए ये योजना की है। EWS आवास अनुदान, जैसे देखिए आप कुछ टाइम जो उधमसिंह नगर के क्षेत्र के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे कि उधमसिंह नगर में एक बहुत बड़ी एरिया है जिसको बसाने की तैयारी चल रही है सरकार की। उसके द्वारा पात्रता ये थी कि EWS कैटेगरी का होना चाहिए था और इसमें लॉटरी सिस्टम से लोगों के नाम निकलने थे। उस जगह का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, मैं कमेंट में उसको मेंशन करूँगा। और उस जगह में लोगों को फिर बुला बुला के उसको जो ज़मीन को लगभग 10 साल के लिए सरकार उसको अपने पास रख रही है और उनसे 3 लाख उसमें जमा करवाए जाएंगे, बाकी गवर्नमेंट देगी, ऐसा कुछ में कुछ नियम है। मतलब बेसिकली EWS वालों के लिए सरकार जो है वहाँ पर घर बना के दे रही है उनको। तो EWS आवास योजना जो है 25 करोड़ रुपये इसमें दिया गया है। और निम्न आय वाले परिवारों के लिए रसोई गैस जो है सब्सिडी है, लगभग 2 सिलेंडर के लिए फ्री हैं, तो उनको 55 करोड़ रुपये इसमें दिया गया है। पर्यावरण मित्र बीमा योजना, देखिए जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो हमारे सुबह उठने से पहले जो काफ़ी शहर को चमका देते हैं, मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो पर्यावरण मित्र के लिए जो बीमा योजना है, इनकी जो बीमा योजना है इनके लिए 2 करोड़ रुपये सरकार ने जारी किए हैं। और देखिए राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा, देखिए जो हमारे अभी दिवंगत जो पूर्व हमारे कैबिनेट मंत्री थे, बागेश्वर जिले के ही हैं, माननीय चंद्रराम दास जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था बीच में कि जो हम परीक्षा देने जाते हैं राजकीय बसों में, उसमें मुफ्त यात्रा की शुरुआत की थी। तो उसमें उनका सम्मान रखते हुए राज्य सरकार ने उसमें 40 करोड़ रुपये रखा हुआ है। राज्य खाद्यान्न योजना 10 करोड़ रुपये रखा गया है। अंत्योदय राशन कार्ड उसमें है, उनमें धारकों को नमक पर आयोडीन नमक दिए जाएंगे उनको फ्री में, 34.36 करोड़ रुपये इसके लिए रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं विकास पर रणनीतिक ध्यान। अब मैं आपको बेसिकली बजट का जो आपका फोकस पॉइंट है उस पर लेके जा रहा हूँ कि लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है। यह बजट समग्र विकास और सतत विकास, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। समग्र और सतत, 2 वर्ड याद कर लीजिए, समग्र और सतत, कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल। ठीक है, इसके प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और आर्थिक विस्तार पर जोर देकर सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड निवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधार करना है। तो मैंने फरवरी जो मंथ के करंट अफेयर है इसमें सबसे पहले बजट को रखा था, उसके बाद बाकी करंट अफेयर भी मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो आप इसमें बने रहिए, आगे को दिखाते हैं आपको। अब मैंने एक्चुअली पहले इसकी PDF बनाई थी तो पहले आपको लिखा हुआ आ रहा है। बद्रीनाथ मंदिर के जो पवित्र कपाट खोले जाएंगे वो 4 मई 2025 को खोले जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह तय किया गया था। 4 धाम जो है हमारे, इस तरह से मैंने आपको एक बनाया है कि गंगोत्री में, यमुनोत्री में, बद्रीनाथ, केदारनाथ। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, देवी गंगा माँ की यहाँ पूजा होती है। यमुनोत्री में उत्तरकाशी में है, देवी यमुना की। बद्रीनाथ चमोली में है, विष्णु भगवान की। और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, मंदाकिनी नदी के तट पर। ये मंदाकिनी नदी वहाँ से बहती है। हाँ, अब है हमारा इसमें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो अभी 38 राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हमारा उसी से रिलेटेड करंट अफेयर भी बना है कि ग्रीन गेम्स को प्रोत्साहन दिया है हमने। ग्रीन गेम्स का बेसिकली मतलब क्या है, पहले उससे देखते हैं। शुभांकर क्या था हमारा, राजकीय पक्षी मोनाल पे बेस्ड था, मौली। और ये देखिए ग्रीन अपशिष्ट का मतलब ये है कि पदक जो है हमारे ना, उनको ई अपशिष्ट से बनाया गया था। ई अपशिष्ट आपने देखा होगा कि आपको शेर का वो बना था वहाँ पर फील्ड में, आपने उसका वो ई वेस्ट से बना हुआ है। और पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में खेल वन भी बनाया गया है, जो अब जिसमें 1600 रुद्राक्षी पेड़ बोए जाएंगे। 2.77 हेक्टेयर एरिया याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि खेल वन किसके सम्मान में है। मैंने इसमें कमेंट में लिखने के लिए आपको छोड़ा रुद्राक्ष का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी FRO ACF का एग्जाम भी है 18 मई को, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके। पुनर्नवीकृत सामग्रियों से बने निमंत्रण कार्ड बने, प्रदूषण रोकने तो ई रिक्शा चला, सौर पैनल का उपयोग हुआ, ई कच्चे से बाघ की मूर्ति, जैसे मैंने अभी कहा था। राष्ट्रीय खेलों पर नजर डालते हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल थे, इससे पहले 37वें गोवा में हुए थे। और एक चीज़ और बताता हूँ, 39वें जो होंगे वो मेघालय में है। यहाँ से हमारी जो मसाल है वो मेघालय को जा चुकी है। तेजस्विनी उस मसाल का नाम था, मैंने उसे नोट नहीं किया, तो अभी आप ऐसे ओरली नोट कर लीजिएगा। प्रतिभाग जो है 28 राज्यों ने, 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने। और दूसरा है देखो सेवा बोर्ड जिसे कह रहे थे हम, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB। बेसिकली ये सेवा खेल बोर्ड एक इस तरह का
ग्रुप है जिसमें जो हमारे डिफरेंट जो हमारी वो हैं सर्विस फोर्सेस हैं उनके लोग मिलकर इसमें खेलते हैं, उनका एक अपना ग्रुप है और उन्होंने ही शीर्ष पे किया है। इसमें कहीं पर एक कन्फ्यूजन भी था, कहीं पर 121 भी दिखा रहा है, लेकिन मैंने उत्तराखंड की जो वेबसाइट है उससे लिया हुआ है। वहाँ पर बस एक ही अंतर है, 68 स्वर्ण गोल्ड कर दिए हैं उन्होंने, तो 121 के साथ है। इसमें आपको याद ऐसे रखना है 67, 26, 27। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसे पता कि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है और गोल्ड के क्रम पूछ सकता है या उत्तराखंड के बेसिकली पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र 195, हरियाणा, उत्तराखंड देखिए 107। अब ओवरऑल जो है 7वां स्थान ओवरऑल पदक तालिका में है। ठीक है, और गोल्ड के मामले में अब आप कहोगे सर यहाँ पर देखो हमने एक चीज़ देखी है कि जो गोल्ड के बेसिक पे ना इनके वो हो जाते हैं। टोटल पदक आप देखोगे कि 195 महाराष्ट्र के हैं, लेकिन 120 वाला टॉप में कैसे आ गया। तो गोल्ड बेसिकली जो गोल्ड है, गोल्ड आपका 67 या 53 है, तो गोल्ड के नंबर के हिसाब से इनकी पदक तालिका में रैंक बनती है। तो उत्तराखंड के 24 गोल्ड हैं, रजत 35 हैं, कांस्य 43 हैं। तो गोल्ड 24, सिल्वर 35, ब्रॉन्ज 43। तो इसको याद करने का कोई टफ नहीं है, क्योंकि देखो जितना टफ गेम गोल्ड निकालना टफ होता है तो वो कम मिलेंगे, उसके बाद सिल्वर निकालना और वो होता है थोड़ा उससे इजी है मान लो, तो 35 थोड़ा बढ़ गया, कांचे ब्रॉन्ज तो सभी ले आएंगे तो 43। ऐसे याद करना कि बढ़ते क्रम में है, आगे डाटा तो याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, खेल प्रतियोगिता कितनी हुई? 32 हुई। 4 डेमोस्ट्रेशन खेल थे, कलरी पट्टू, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से इन चारों में से प्रदर्शन खेल है, डेमो खेल था। तो कलरी पट्टू, योगासन, मलखम्ब और राफ्टिंग। मलखम्ब मीन्स बेसिकली ये था कि एक खंबे पे आपको जिम्नास्टिक के तौर पे अपनी आर्ट फॉर्म करना होता था। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, शुभंकर मौली। गोल्ड मॉडर्न पेंटागन 6 गोल्ड। कैनोइंग किस किस गेम में आए, बेसिकली मैंने ये लिखा था कि 24 कैसे हुए थे हमारे, कहीं गेम में ना पूछ दे, उत्तराखंड स्पेसिफिक में 24 कहाँ मिले। मॉडर्न पेंटागन में 6 गोल्ड मिले हैं, कैनोइंग की आगे में 5 मिले हैं, बॉक्सिंग में 3 हैं, एथलीट, जूडो, टाइक्वांडो हर किसी में 2-2 हैं, एथलीट में भी, जूडो में भी, टाइक्वांडो में भी। वुशु, योगासन, कुश्ती, लॉन बॉल में हर में 1-1 है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो किन में गोल्ड नहीं है। ऐसे तो पूछ सकता है, यूकेएसएससी का थोड़ा सा मुझे डाउट है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि बच्चों ने सारा सब कुछ पढ़ ही चुका है, तो इसलिए वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता है एग्जाम में। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा मिला इस राष्ट्रीय खेल से। आप लिख सकते हो कि स्वास्थ्य हेतु साइकिल उपलब्ध थी वहाँ पर प्रतिभागियों के लिए, कि आप कभी भी आपने साइकिलिंग कर सकते हैं। और महिला स्वास्थ्य के प्राथमिकता मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता थी, इनके आधारित में किट उपलब्ध थे यहाँ पर। ठीक है, पहली बार पदक तालिका में शामिल था योग और मलखम्ब। ठीक है, 4 डेमोस्ट्रेशन खेल, उसमें से 2 तो आपके योग और मलखम्ब हैं, ये पहली बार है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, कलरी पट्टू और योगासन। ठीक है, ओके वेट। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, कैसे दिया? भोज्य पदार्थों के माध्यम से दिया, ऐपण कलाकृति के माध्यम से दिया, टिहरी और अल्मोड़ा से दर्शनीय स्थलों पर कार्यक्रम कुछ वहाँ का शो ऑन किया गया। पहाड़ी विरासत को प्रदर्शित करना कैसे किया? झगोरा और गहत दाल सहित पारंपरिक व्यंजन। झगोरा बेसिकली ये आपको उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलता है, और बेसिकली इसका आप इसे रेड राइस के रूप में भी जान सकते हैं, थोड़ा बहुत रेड राइस के रूप में भी इसे कहा जाता है, और भी इसके नाम हैं, बंगाली में इसे कुछ और कहते हैं, तो ऐसा आप इसमें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मेंस में लिखने के अच्छे काम आ सकता है। ऐपण लोक कला को पोस्टर बैनर कार्यक्रम सजावट से प्रदर्शित किया गया। ऐपण कला क्या है? पारंपरिक लोक कला है। चावल के आटे से बने सफ़ेद पेस्ट होते हैं, बेसिकली इस तरह का आपका एक फॉर्म आर्ट फॉर्म होता है। जैसे इस तरह से आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है। बेसिकली हमारी जो देलियाँ होती है घर की, वो रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं, तो आप ये मान सकते हो, या मंदिर में जो हमारा होता है, तो उसमें आप यहाँ पर इस तरह से कुछ कलाकृति का मेकिंग करते हैं या भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो इस तरह से आप इनको एग्जाम में अगर आए तो बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इनमें भी पॉइंट टाउस कुछ बना के, तो इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं, इनमें से कुछ अच्छा ड्रॉ करके। मैं उतना अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है। चावल के आटों से इसे पेस्ट कहते हैं। ठीक है, और लाल मिट्टी होती है, गेरू कहते हैं उसे हम, गेरुआ। तो जो पहले घरों में, पहाड़ी घरों में फर्श को लीपने के काम आते हैं। लीपना मीन्स उसका एक लेयर लगाना। जो आप देखते हो कि आज के टाइम पे काफ़ी अब इसको चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को यूज किया जा रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले रील्स में देखा था कि अब जो घर है ना आपके, घर की वॉल पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके मटके या इस तरह का यूज़ किया जा रहा है, ताकि आपका उसमें वेंटिलेशन और वेपोराइजेशन का अच्छा यूज़ हो से ठंडे बनी रहे अंदर आपके। ठीक है, घरेलू समारोह अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है, दैवी शक्ति का आह्वान है, बुराई से रक्षा करता है। मलखंब में देखते हैं, मल्ला और खंब से बना है। पहलवान, मल्ला का अर्थ है पहलवान, खंब का मतलब खंबा, तो कुश्ती का खंबा हो गया।
ऊर्ध्वाधर स्थित हुई लकड़ी के खंभे, बेंच या रस्सी के साथ हवाई योग या जिम्नास्टिक आसन का प्रदर्शन। उत्पत्ति इसकी भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेल अधिकतर प्रचलित है। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर है। उत्तराखंड में भूमि पंजीकरण कागज रहित होगा। बेसिकली फ्रॉड को रोकने के लिए और बहुत तरह के लोगों को जो पंजीकरण में आने के लिए परेशानी होती थी, उसके लिए कागज रहित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा रूपरेखा तैयार की गई है। पहले जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उन्होंने घोषणा की थी उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली 2025 में। ठीक है, कागज रहित पंजीकरण है, आधार प्रमाणीकरण है, आभासी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करना है। संपत्ति लेन देन में शामिल पक्षों को पंजीकरण में वीडियो केवाईसी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो केवाईसी के माध्यम से काम कराया जा रहा है। और रजिस्टर डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करके अंतिम रूप देंगे और ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों पक्षों को सूचित करेंगे। तो ऑनलाइन है, पूरा डिजिटल हो रहा है इंडिया। महत्व, पारदर्शिता को बढ़ावा, धोखाधड़ी पर अंकुश। बेसिक क्या होगा, आधार जो है 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। आदर्श संस्कृत गाँव, देखो हर जिले में 13 जिलों में से एक गाँव को आदर्श संस्कृत गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। और आज ही मैंने एक किसी वेबसाइट पे देखा था कि इसमें हर ज़िले में, आप लोग भी अपना न्यूज़ में देखते रहिए कि हर ज़िले में जो संस्कृत के जानने वाले हैं, या मुझे लगता है नहीं भी जानने, मैंने योग्यता नहीं देखी उसमें, हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट निकल रही है और उसमें इंटरव्यू के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लड़कों को या मतलब इनको रखने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपना पेपर देखते रहिए और अप्लाई करना उसमें। न्यूज़पेपर में आपको उसकी कटिंग मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से 20 अप्रैल या उससे पहले पहले उसका इंटरव्यू है, मैंने कहीं का देखा था। तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो काम करना चाहते हैं हर जिले में संस्कृत गाँव के रूप में जिस हैं, वहाँ के लिए उसको काम करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने संस्कृत को देववाणी बताते हुए संस्कृत संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी। गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ मैंने आपको जिले और गांव के आधार पर बना दिए हैं। हरिद्वार में नूरपुर पंचनेहड़ी, देहरादून में भोगपुर, उत्तरकाशी का कोटगांव, चमोली का डिम्बर, पौड़ी का गोदा, रुद्रप्रयाग का बैजी, टिहरी का मुखी, नैनीताल का पांडे गांव, अल्मोड़ा में जैती, चंपावत में खाकेकार की, पिथौरागढ़ का उर्ग। ऐसे याद कर सकते हो, पिथौरागढ़ को मैंने ऐसे याद किया कि कश्मीर कहते हैं इसको, कश्मीर में उर्ग तो नहीं, मर्ग नाम के मैदान होते हैं घास के, ऐसे याद कर सकते हैं। बागेश्वर में 100 है तो शेरी से सेम 100 है, शेरी से बन जाएगा। उधम सिंह नगर तराई कहते हैं, नगला तराई हो जाएगा। ठीक है, और कैसे याद करा सकते हैं तुमको, अल्मोड़ा जैती, नैनीताल पांडे, हरिद्वार, देहरादून भोगपुर, उत्तरकाशी डिम्बर। चलो कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की। टिहरी में तो जैसे राजा सेम मुखेम वहाँ के थे, तो आपने पुरानी कहावतों में सुना होगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। 100 से अधिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं प्रेजेंट टाइम पे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। अब देखते हैं 14वां मध्य कैरियर पाठ्यक्रम चरण 3 है। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे सिंपल वे में समझाता हूँ। जो IFS ट्रेनीज हैं हमारे, उनको मानवाधिकार आयोग ने कुछ समझाया है या कुछ ट्रेनिंग दी है। आप कहोगे सर IFS में मानवाधिकार आयोग का क्या मतलब है? तो बेसिकली जो हमारा जंगली जीव और हमारे इंसानों का जो हैबिटेट में द्वंद्व बढ़ते जा रहा है डेली डेली, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे? सपोज दैट किसी गांव में किसी बाघ ने किसी एक XYZ बेबी को अपना निवाला बना लिया। ठीक है, तो चलो एक तरह तो अब जिनके मवेशी होते हैं उसमें तो आदमी जितना, वैसे उसमें भी उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनकी आजीविका उस पर टिकी रहती है। लेकिन कभी कभी अगर इंसानों को भी अगर ऐसे अटैक करे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की स्थिति जो है बिगड़ जाती है। तो वहाँ पर आपको कैसे मानवाधिकार को बीच में रखते रहना है, कैसे उनके मानवाधिकारों को भी रोकना है, या कैसे आप ऐसे नियम ना बनाएं कि उनके मानवाधिकार रुक जाएं, उनके कुछ अधिकारों का हनन हो जाए, उसके लिए उन्होंने बेसिकली NHRC की जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पर आगे वो समझाया है। तो NHRC के जो अध्यक्ष हैं वो सेंटर में न्यायमूर्ति भी राम सुब्रमण्यन है, और उत्तराखंड में न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। हो सकता है पूछ दें उत्तराखंड में जो मानवाधिकार आयोग है उसके कौन अध्यक्ष हैं, तो विजय कुमार बिष्ट जी हैं। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में 13/2013 को। ये हो सकता है क्योंकि आपका 11 को पेपर है, 13-18 को FRO का है, तो ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। अब आप कहोगे ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जो पहले इसका जो बेसिकली नाम था, ये नाम क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाम कब चेंज किया गया। तो बेसिकली इसका नाम जो चेंज किया गया था, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई है। इसकी स्थापना जो है 1985